हेलो स्टूडेंट, मैं कल्याण गिरी आज आपके सामने ठोस अवस्था चैप्टर के ठोसों में अपूर्णता या दोष या त्रुटि कह सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में पढ़ने के अलावा इसके प्रकार कौन कौन से हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित इसमें शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें है क्रिस्टलों में दोष। तो क्रिस्टलों में दोष का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर किसी क्रिस्टल में सभी अवयवी कणों की व्यवस्था जो है उसी प्रकार से है जैसे होनी चाहिए तो उससे बोला जाता है आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था। लेकिन अगर उस व्यवस्था में किसी प्रकार का विचलन है तो उसे बोलते हैं क्रिस्टल में दोष। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि क्रिस्टलों में दोष अवयवी कणों की अव्यवस्था अथवा निश्चित स्थान छोड़ने अथवा अशुद्ध की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। तो दोष जो है याद रखिएगा, दोष जो है दो प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले दोष के बारे में। दोष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि दोष कौन कौन से होते हैं। तो दो प्रकार के दोष होते हैं। इसमें अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका एक ग्राफ प्रदर्शित किया जा रहा है। तो दोष पहले आप यहाँ पर दिखाएंगे, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका बिंदु दोष, याद रखिएगा, एक होता है आपका बिंदु दोष और दूसरा होता है रेखीय दोष। बिंदु दोष और दूसरा हो जाएगा रेखीय दोष। तो बिंदु दोष और रेखीय दोष क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। मान लीजिए कोई जालक दिया गया है, जैसे कि ध्यान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए ये कोई जालक दिया गया है इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जालक के अवयवी कण है इस प्रकार से। तो अगर किसी जालक के किसी एक बिंदु में, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर ये इसका एक जालक बिंदु है, तो अगर किसी क्रिस्टल जालक के एक बिंदु में केवल दोष है तो उससे हम लोग बोलते हैं बिंदु दोष। और अगर इस पूरी की पूरी पंक्ति में दोष है, यानी कि इस पूरी की पूरी रेखा में दोष है, तो इसे बोलते हैं रेखीय दोष। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर जो क्रिस्टल जालक दिया गया है अगर इसके किसी एक बिंदु में, यानी कि जालक बिंदु पर केवल दोष है, तो उसे बोला जाता है बिंदु दोष। और अगर इसकी पूरी पंक्ति में दोष है तो इससे बोला जाता है रेखीय दोष। और इसके अलावा याद रखिएगा जो बिंदु दोष होता है ये भी दो प्रकार का होता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बिंदु दोष जो होता है ये दो प्रकार का होता है। ध्यान दीजिए, एक होता है रस समीकरण मिति दोष। ध्यान दीजिए, रस समीकरण मिति दोष एक ये होता है रस समीकरण मिति दोष, और दूसरा होता है आरस समीकरण मिति दोष। इस प्रकार से लिखते हैं इसको, आरस समीकरण मिति दोष। तो बिंदु दोष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक रस समीकरण मिति दोष, इसके अलावा होता है आरस समीकरण मिति दोष। इस प्रकार से हो जाएंगे। अब इसके अलावा भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये दोष है आपका रस समीकरण मिति दोष, ये दोष जो है चार प्रकार का होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर रस समीकरण मिति दोष जो है ये चार प्रकार का होगा। ध्यान दीजिए, एक होता है आपका शाटकी दोष। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक होगा शाटकी दोष। इसके अलावा दूसरा होता है रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष। और इसके अलावा तीसरा होता है फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष। और इसके बाद ध्यान दीजिए चौथा होता है अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। तो यहाँ पर रस समीकरण मिति दोष जो है ये चार प्रकार के हो जाएंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये दिए गए हैं आरस समीकरण मिति दोष, इसके बारे में ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये होते हैं धातु आधिक्य दोष। यहाँ पर ये इसके प्रकार दिए गए, धातु आधिक्य दोष ये होता है। इसके अलावा होता है धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष। और इसके बाद होता है अशुद्धि दोष। यहाँ पर लिखेंगे आप अशुद्धि दोष। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूरा दोष के बारे में आपको बताया गया है कि क्रिस्टलों में दोष जो है वो अवयवी कणों की अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होता है। और इसके अलावा आपको बताया गया कि दोष जो है दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष
और रेखीय दोष। बिंदु दोष का मतलब बताया गया आपको कि क्रिस्टल जालक के अगर किसी एक जालक बिंदु में केवल दोष है यानी कि अव्यवस्था है तो उसे हम लोग बोलते हैं बिंदु दोष। अगर उस पूरी की पूरी पंक्ति में दोष है यानी कि जो जालक क्रिस्टल दिया गया अगर उसकी पूरी की पूरी पंक्ति में दोष है तो उसे बोलते हैं रेखीय दोष। इसके अलावा आपको बताएगा कि बिंदु दोष जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रस समीकरण मिति दोष और दूसरा होता है अरस समीकरण मिति दोष। इसके अलावा आपको बताया गया कि रस समीकरण मिति दोष जो है ये 4 प्रकार के होते हैं, साटकी दोष, इसके अलावा रिक्तिका दोष, फ्रेंकल दोष और अंतराकाशी दोष। और इसके बाद अरस समीकरण मिति दोष ये होते हैं धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष और अशुद्धि दोष। तो अब यहाँ पर हम लोग सभी दोषों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए बिंदु दोष क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बिंदु दोष को परिभाषित किया गया है कि अवयवी कणों की सामान्य आवर्ती व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए रेखीय दोष, इसके बारे में बता सकते हैं कि जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों में दोष हो तो उसे रेखीय दोष कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग बिंदु दोष के प्रकार पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें पहले ध्यान दीजिए रस समीकरण मिति दोष। तो रस समीकरण मिति दोष के बारे में याद रखिएगा कि यह वह दोष होता है जिसमें दोष के पहले और दोष के बाद धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात जो है वो बराबर रहता है। जैसे कि मान लीजिए दोष के पहले यानी कि यहाँ पर आपको दोष के पहले बता दिया जाए कि जो सोडियम है यानी कि Na+ इसकी मात्रा 5 और Cl- इसकी मात्रा 5 यानी कि दोनों का अनुपात कितना है 5:5। अगर इसको हम लोग कैंसिल करें तो इसे लिख सकते हैं 5 एकम 5, 5 एकम 5 यानी कि 1:1। और दोष के बाद अगर यहाँ से एक सोडियम निकल जाए यानी कि 4 Na+ हो जाए और यहाँ पर हो जाएगा 4 Cl-, इस प्रकार से। तो दोष के बाद अगर ज्ञात करेंगे तो 4:4 यानी कि अगर कैंसिल करेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर भी 1। तो ध्यान दीजिए दोष के पहले और दोष के बाद दोनों का अनुपात जो है 1:1। तो याद रखिएगा रस समीकरण मिति दोष वह होता है जिसमें दोष के पहले और दोष के बाद धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात होता है वो सदैव बराबर होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। तो अब इसमें पहला दोष ध्यान दीजिए साटकी दोष। इसे आप फिगर की सहायता से पहले समझ लीजिए तो आपको ये थ्योरी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अब ध्यान दीजिए पहले यहाँ पर मान लीजिए ये एक आयनिक क्रिस्टल आपको दिया गया है इस प्रकार से। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये एक आयनिक क्रिस्टल आपको बनाना है। तो आयनिक क्रिस्टल बनाने के लिए संरचना ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है A+, इसके बाद B-, फिर A+, B-, A+, इस प्रकार से आयनिक संरचना आपको तैयार करनी। ध्यान दीजिए यहाँ पर A+ था तो अब की बार यहाँ पर B- होगा, यहाँ पर A+ होगा, B-, A+, यहाँ पर हो जाएगा B-। इसी प्रकार ध्यान दीजिए अब की बार B- है तो यहाँ पर हो जाएगा A+, B-, A+, B-, यानी कि इस प्रकार से आपको आयनिक संरचना जो है तैयार करनी है। वो आपको ध्यान रखना है कि माइनस वाले के नीचे प्लस वाला होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पूरी आयनिक संरचना आप तैयार करेंगे। तो इस आयनिक क्रिस्टल की मदद से आपको यहाँ पर ये साटकी दोष आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये धनायन दिए गए हैं और यहाँ पर ये ऋणायन दिया गया है। तो इस दोष में होता क्या है, यहाँ पर जो धनायन होता है, धनायन जो है अपने स्थान से लुप्त हो जाता है यानी कि अपने स्थान से रिक्त हो जाता है। और ये भी याद रखिएगा जितना धनायन इससे रिक्त होता है उतना ही ऋणायन भी इससे रिक्त हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ये धनायन जो है रिक्त हो जाएगा यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये A+ दिया गया, अगर ये अपने स्थान से रिक्त हो जाएगा, रिक्त यानी कि लुप्त हो जाएगा, तो अगर यहाँ से ये धनायन रिक्त होगा तो यहाँ पर इसके रिक्त होने से जितना धनायन इससे रिक्त होता है उतना ही ऋणायन भी इससे रिक्त हो जाएगा। यानी कि आप बता सकते हैं धनायन तथा ऋणायन जो है समान संख्या में यहाँ पर लुप्त हो जाते हैं। और जब धनायन और ऋणायन यहाँ से लुप्त हो जाएंगे यानी कि यहाँ से धनायन लुप्त हो जाएगा और इस स्थान से ऋणायन लुप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 रिक्त स्थान आ जाएंगे। तो इन 2 रिक्त स्थानों के कारण यहाँ पर जो दोष उत्पन्न होता है इसे ही बोलते हैं साटकी दोष। याद रखिएगा, आप बता सकते हैं कि वह दोष जिसमें क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन जो है समान संख्या में अपने स्थानों से रिक्त हो जाते हैं या फिर लुप्त हो जाते हैं। तो इसके कारण जो है यहाँ पर जो ये रिक्त स्थान बनता है इसके कारण उत्पन्न दोष को साटकी दोष कहते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से
लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, साटकी दोष कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इसमें जिस मात्रा में धनायन लुप्त होंगे उसी अनुपात में यहाँ पर जो है ऋणायन भी लुप्त होते हैं, क्योंकि अभी आपको बताया गया रस समीकरण मिति दोष में कि इसमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात जो होता है वो दोष के पहले और दोष के पश्चात जो है समान होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष के लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये अवयवी कणों की एक संरचना दी गई है। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अवयवी कणों की एक संरचना है। यहाँ पर जो संरचना ली गई है अभी ये आदर्श संरचना है। यहाँ पर ये जो है अवयवी कण इस प्रकार से दिए गए हैं। तो जब यहाँ पर जो अवयवी कण दिए गए हैं इसमें से अवयवी कण जो होते हैं, कुछ अवयवी कण जो है वो लुप्त हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं। और जब बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ पर जो है रिक्त स्थान हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से अवयवी कण बाहर निकल गया, यहाँ से अवयवी कण बाहर निकल गया। तो जब ये बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ पर रिक्त स्थान हो जाते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये अवयवी कणों की संरचना दी गई थी, अब ध्यान दीजिए यहाँ से 2 अवयवी कण बाहर निकल गए। तो इसकी संरचना का ध्यान दीजिए आयतन वही है जो पहले था, लेकिन यहाँ से जब कण निकल जाएंगे तो कण निकलने पर यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 कण निकल गए तो इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। और जब द्रव्यमान कम हो जाता है तो इस द्रव्यमान की कमी के कारण जो है घनत्व तो कम हो जाता है, क्योंकि याद रखिएगा सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान। याद रखना है आपको सूत्र, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन जितना पहले था वही बाद में भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें से 2 अवयवी कण लुप्त हो गए हैं, यानी कि बाहर निकल गए हैं। तो जब निकल जाते हैं तो यहाँ पर रिक्त स्थान हो जाता है। तो अवयवी कण बाहर निकलने का द्रव्यमान कम हो जाता है, लेकिन आयतन में कोई कमी नहीं होती है। और जब द्रव्यमान कम हो जाता है तो द्रव्यमान की कमी के कारण यहाँ पर घनत्व भी जो है वो कम हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर जो है ये अवयवी कण बाहर निकल गए, तो बाहर निकलने के कारण यहाँ पर ये रिक्त स्थान हो गया। इसे ही हम लोग बोलते हैं रिक्तिका दोष। तो यहाँ पर अवयवी कण जो है वो अपने स्थान से बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर निकलने के कारण यहाँ पर ये रिक्त स्थान हो जाता है। इस रिक्त स्थान के कारण यहाँ पर जो दोष उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं रिक्तिका दोष। और इसमें आयतन जो है समान रहता है, लेकिन कणों की कमी के कारण जो है द्रव्यमान कम हो जाता है, और द्रव्यमान की कमी के कारण यहाँ पर घनत्व जो है कम हो जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि यदि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाते हैं तो उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व तो कम हो जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे कि इस क्रिस्टल जालक में जो है अवयवी कण अपने नियमित स्थान से जो है बाहर निकल जाते हैं। इसके कारण यहाँ पर जो दोष उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं रिक्तिका दोष। और इसमें जो है द्रव्यमान की कमी के कारण इसका घनत्व जो है कम हो जाता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला फ्रेंकल दोष। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर याद रखिएगा जो फ्रेंकल दोष होता है ये आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक आपको आयनिक क्रिस्टल दिया गया है। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, जैसे अभी आपको बताया गया था आयनिक क्रिस्टल की संरचना, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी आयनिक क्रिस्टल की संरचना बनानी है, यानी कि A+B- A+B-। अब यहाँ पर होगा A+B-A+, यहाँ पर हो जाएगा A+B-, A+B-, फिर यहाँ पर होगा B-A+, इसके बाद ध्यान दीजिए B-A+। तो यहाँ पर याद रखिएगा A+ है तो यहाँ पर B- होगा, यहाँ पर भी A+ है तो B- होगा। इस प्रकार से आपको यूज़ करना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये क्रिस्टल दिया गया है, अब इस दोष के लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये आपको धनायन दिया गया है, तो ये धनायन जो होता है ये अपना स्थान छोड़ देता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये धनायन जो है अपना स्थान छोड़ देता है, लेकिन जो आयनों के बीच में स्थान होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आयन दिए गए आपको, इन आयनों के बीच में ये जो स्थान दिया गया है ये, तो यहाँ पर जो ये धनायन होते हैं ये अपना स्थान छोड़कर जो यहाँ पर आयनों के बीच का स्थान होता है, इस आयनों के बीच के स्थान को बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान। याद रखिएगा इससे बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान, या फिर बोल सकते हैं अंतराकाश। यहाँ पर इससे बोला जाता है अंतराकाशीय स्थान। तो ये आयनों के बीच का जो रिक्त स्थान है इससे हम लोग बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान। तो इस दोष में होता क्या है, धनायन जो है ये अपने स्थान से यहाँ पर अपना स्थान छोड़ करके जो है अंतराकाश में चले जाते हैं, यानी कि अंतराकाशीय स्थान पर चले जाते हैं। यानी कि ये यहाँ से जो है ये अपना स्थान छोड़ देगा और इस जगह पर आ जाएगा
प्लस, तो ये अंतराकाशीय स्थान में आ गया, तो यहाँ पर ये स्थान रिक्त हो गया, तो यहाँ पर रिक्त हो गया, तो यहाँ पर उत्पन्न होता है रिक्तिका दोष, और यहाँ पर ये आ गया तो यहाँ पर उत्पन्न होता है अंतराकाशीय दोष, यानी कि इसमें दोष उत्पन्न हो गया। यहाँ पर जो है रिक्तिका दोष उत्पन्न हो गया और यहाँ पर जो है अंतराकाशीय दोष उत्पन्न हो गया। इससे हम लोग विस्थापन दोष भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए विस्थापन हो गया इन दोनों में, तो इससे हम लोग विस्थापन दोष भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा फ्रैंकल दोष जो है ये आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसमें होता क्या है, इसमें धनायन जो है ये अपना स्थान छोड़कर जो है अंतराकाश में चला जाता है, यानी कि अंतराकाशीय स्थान में जो आयनों के बीच का रिक्त स्थान होता है वहां पर चला जाता है। तो अब ध्यान दीजिए इसका आयतन जो है जितना पहले था वही अब भी है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये केवल अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है, बाकी बाहर नहीं गया। तो केवल स्थान परिवर्तित करने से द्रव्यमान भी वही रहेगा, तो द्रव्यमान वही रहेगा, तो इसका मतलब घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पर। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये दोष जो है आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसमें आयन जो है वो अपने वास्तविक स्थान से लुप्त होकर जो है अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, जिससे यहाँ पर वास्तविक स्थान पर जो है रिक्तिका दोष और इसके अलावा नए स्थान पर जो है अंतराकाशीय दोष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर वही यहाँ पर लिखा गया है कि यह दोष भी साधारणतः आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें लघुत्तर आयन अपने वास्तविक स्थान से लुप्त होकर अंतराकाश में चला जाता है, जिससे वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष तथा नए स्थान पर अंतराकाशीय दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अतः इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। इस प्रकार आप इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है यहाँ पर अंतराकाशीय दोष। तो अब इसके लिए पहले फिगर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर ये अवयवी कणों की संरचना दी गई है, इस प्रकार से ये आदर्श व्यवस्था यहाँ पर ली गई है। ये अवयवी कणों की संरचना दी गई है यहाँ पर इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो अवयवी कण दिए गए हैं इनके बीच में जो रिक्त स्थान, ध्यान दीजिए ये अवयवी कण है, इनके बीच में ये यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो इसमें बाहर से जो है यहाँ पर इस रिक्त स्थान में जो है अवयवी कण आ जाते हैं। तो इस रिक्त स्थान में अवयवी कण आ जाते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर अवयवी कण जो है बाहर से आ रहे हैं। इसके अलावा जो रिक्तिका दोष आपको बताया गया था उसमें अवयवी कण जो थे वो अपना स्थान छोड़कर बाहर जा रहे थे, इसमें बाहर से अवयवी कण रिक्त स्थान में आ जाते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब रिक्त स्थान में बाहर से आ जाते हैं तो इसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं अंतराकाशीय दोष, क्योंकि यहाँ पर जो बीच का रिक्त स्थान होता है इसे हम लोग बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान। तो यहाँ पर जो है इस अंतराकाशीय स्थान में जो है अवयवी कण आ जाते हैं, और अवयवी कण जब बाहर से आ जाते हैं तो इसे बोलते हैं अंतराकाशीय दोष। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका आयतन जो है जितना पहले था वही अब भी है, यानी कि आयतन जो पहले था दोष के पहले वही दोष के बाद भी रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर अवयवी कणों की संख्या बढ़ गई। जब अवयवी कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और द्रव्यमान बढ़ने से इसका घनत्व तो बढ़ जाएगा। तो अब याद रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि अभी आपको बताया गया घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान और बटे में होता है आयतन। तो इसका मतलब जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो द्रव्यमान के बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा, घनत्व। और द्रव्यमान क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान जो था इसमें अवयवी कण बढ़ गया। जब अवयवी कण बढ़ जाएगा तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो इसका घनत्व बढ़ जाएगा। तो आप इसमें बता सकते हैं इस दोष में कि जब कुछ अवयवी कण जो है अंतराकाशीय स्थान पर पाए जाते हैं या फिर आ जाते हैं तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं अंतराकाशीय दोष, और इस दोष में जो है पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशीय स्थान पर पाए जाते हैं तब उत्पन्न दोष अंतराकाशीय दोष कहलाता है। यह दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ा देता है। इस प्रकार आप इसके बारे में बता सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है रस समीकरण मिति में 4 प्रकार के दोष बताए गए। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर एक दोष आपको बताया गया है शाटकी दोष। इसके अलावा दूसरा याद रखिएगा फ्रैंकल दोष, शाटकी दोष और इसके अलावा फ्रैंकल दोष। ये दोष जो है, ये दोनों दोष जो है आयनिक ठोस द्वारा प्रदर्शित होते हैं। याद रखिएगा ये दोनों दोष जो है आयनिक ठोस द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। और इसके अलावा जो दो आपको बताए गए हैं, यानी कि रिक्तिका दोष, और रिक्तिका दोष के अलावा एक आपको बताया गया है अंतराकाशीय दोष, अंतराकाशीय दोष। तो ये दोनों दोष जो है वो अन्य आयनिक ठोस द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। याद रखिएगा अन्य आयनिक ठोस द्वारा।
तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर रस समीकरण मितीय दोष जो है बताया गया आपको 4 प्रकार के, जिसमें सार्टकी दोष और फ्रेंकल दोष, ये दोनों दोष जो है आयनिक ठोस द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके अलावा रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष जो है वो अन्य आयनिक ठोस द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आरस समीकरण मितीय दोष। तो अभी इसके पहले आपको बताया गया था रस समीकरण मितीय दोष, जिसमें आपको बताया गया कि इस दोष में जो है दोष के पहले और दोष के बाद धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात होता है वो सदैव बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये दोष है यानी कि आरस समीकरण मितीय दोष, इसमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात जो है वो बराबर नहीं रहता। याद रखिएगा यहाँ पर कि रस आरस समीकरण मितीय दोष में जो है धनायनों और ऋणायनों का अनुपात जो है दोष के पहले और दोष के पश्चात जो है समान नहीं रहता है। तो अब इसमें पहला ध्यान दीजिए, यहाँ पर है धातु आधिक्य दोष। तो अब धातु आधिक्य दोष को समझने के लिए पहले यहाँ पर आप इसका फिगर ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर जो है NaCl क्रिस्टल दिया गया है आपको, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये सोडियम का एक क्रिस्टल है, इस प्रकार से बनाया जा रहा है। अब इसको ध्यान से देख लीजिए आप, यहाँ पर ये क्रिस्टल हो गया, यहाँ पर सोडियम क्रिस्टल है यानी कि Na+Cl-, फिर यहाँ पर हो जाएगा Na+Cl-। उसी प्रकार अब ध्यान दीजिए यहाँ पर होगा Cl-, फिर इसके बाद होगा Na+Cl-, यहाँ पर हो जाएगा Na+, इसके बाद Na+Cl-, Na+Cl-, फिर यहाँ पर होगा Cl-, Na+Cl- और Na+। तो ये यहाँ पर जो है आपको NaCl का क्रिस्टल दिया गया है। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड यानी कि सादा नमक आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये NaCl क्रिस्टल आपको दिया गया है। तो इस NaCl क्रिस्टल में जो है क्षार धातु की वाष्प बोल सकते हैं, क्षार धातु, या फिर आप सोडियम की वाष्प बोल सकते हैं। यानी कि इसमें यहाँ पर जो है इससे हम लोग सोडियम की वाष्प के साथ गर्म करते हैं, यानी कि सोडियम की वाष्प जब यहाँ पर प्रवाहित करेंगे सोडियम की वाष्प, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो सोडियम की वाष्प है इसमें से जो सोडियम है, सोडियम यहाँ पर जो है ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो सोडियम है यानी कि जो Na दिया गया ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो यहाँ पर बन जाएगा Na+। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो यहाँ पर बनेगा Na+, और जब Na+ आयन बन जाएगा तो ये Na+ आयन जो है ये इस Cl- को जो है अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि आमंत्रित करेगा अपनी ओर। तो जब यहाँ पर ये इस Cl- को अपनी ओर आकर्षित करेगा या फिर आमंत्रित करेगा, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर इसकी क्रिस्टल व्यवस्था के लिए फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पर दूसरे फिगर में उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा Na+। अब ये इसको आमंत्रित कर रहा था तो ये यहाँ से इसके पास चला जाएगा, तो ये स्थान यहाँ पर हो गया खाली। यानी कि इसके बाद ध्यान दीजिए Na+Cl-, बाकी की संरचना सेम उसी प्रकार से आपको बनानी है। Cl-, Na+Cl-, Na+, यहाँ पर हो जाएगा Na+Cl-, Na+Cl-, फिर यहाँ पर Cl-, Na+Cl- और Na+। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ से जो Cl- था ये इसके पास आ गया, यानी कि जो यहाँ पर ये सोडियम की वाष्प दी गई थी आपको, इस सोडियम की वाष्प से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है यहाँ पर बना था Na+ आयन, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया था। तो ये जो है यहाँ से Cl- को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा तो ये Cl- यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये बन जाएगा फिर NaCl। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ का ये स्थान रिक्त हो गया, तो जो यहाँ का ये रिक्त स्थान है इसमें यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन त्यागा गया तो वो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ गया है इस स्थान को हम लोग बोलते हैं F केंद्र। याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे हम लोग बोलते हैं F केंद्र। और F केंद्र क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दो बातों के लिए उत्तरदायी होता है, एक तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए, दूसरा कलर के लिए, कलर यानी कि रंग के लिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके पहले यहाँ पर जो संरचना थी, यानी कि यहाँ पर जब Cl- दिया गया था तो इसके पहले जो NaCl का कलर था वो होता है सफ़ेद। याद रखिएगा इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद। जब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये NaCl जो है
Na+ आयन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन त्याग कर यहाँ पर ये F केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसका कलर जो हो जाएगा वो पीला हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, जब Cl- था तो इसका कलर सफ़ेद था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका कलर कैसा हो गया, पीला। और अभी आपको बताया गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है दो बातों के लिए उत्तरदायी होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट के लिए और दूसरा कलर के लिए। तो यहाँ पर इसका कलर कैसा हो जाएगा, पीला। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस चित्र की सहायता से आप इसमें बता सकते हैं कि जो ये सोडियम क्रिस्टल है यानी कि जो NaCl क्रिस्टल है, इसको हम लोग क्षार धातु की वाष्प या फिर कह सकते हैं सोडियम की वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पर जो Na क्रिस्टल होते हैं ये सतह पर जम जाते हैं। इसके अलावा जो Cl- क्रिस्टल होते हैं ये सतह से विसरित हो जाते हैं और विसरित होने के बाद यहाँ पर ये जो है सोडियम परमाणुओं के साथ मिलकर NaCl क्रिस्टल बना देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो है आप बता सकते हैं कि जो भी NaCl क्रिस्टल बना देते हैं तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान होता है इसमें यहाँ पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इस स्थान को ले लेता है। इसी स्थान को यहाँ पर ले लेने पर ये बनता है F केंद्र। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से एक Cl- जो है बाहर चला गया और जब Cl- बाहर चला गया तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए धातु अधिक का मतलब ये है कि या तो उसमें धनायनों की संख्या बढ़ा दी जाए यानी कि जो प्लस आयन है उनकी संख्या को बढ़ा दिया जाए, या फिर जो ऋणायन है यानी कि जो माइनस आयन है उनकी संख्या को कम कर दिया जाए। तो यहाँ से जब Cl- बाहर चला गया तो इसका मतलब इसमें ऋणायनों की कमी हो गई, और जब ऋणायन की कमी हो गई तो इसका मतलब जो प्लस आयन था उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। जब प्लस आयन की मात्रा बढ़ जाएगी तो अब बता सकते हैं कि क्रिस्टल में जो धातु सोडियम है इसका आधिक्य हो जाएगा, और जब धातु सोडियम का आधिक्य हो जाएगा तो इससे यहाँ पर जो है धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, वही यहाँ पे लिखा गया है, जब NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को क्षार धातु की वाष्प में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं तथा क्लोरीन आयन जो है वो क्रिस्टल की सतह से विसरित हो जाते हैं और सोडियम परमाणुओं के साथ मिलकर NaCl देते हैं। ऐसा सोडियम प्लस आयन प्राप्त करने के लिए जो है सोडियम परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाने से होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अध्यासित कर लेता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी जाने वाली इन ऋणायनिक रिक्तियों को F केंद्र कहते हैं। इसके अलावा बताएंगे कि इससे क्रिस्टल में धातु सोडियम का आधिक्य हो जाता है, अतः इसे धातु आधिक्य दोष भी कहते हैं। तो इस प्रकार आप इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, धातु न्यूनता दोष। यह दोष परिवर्ती संयोजकता दर्शाने वाली धातुओं के यौगिकों जैसे कि FeO, इसके अलावा FeS, NiO द्वारा दर्शाया जाता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अशुद्धि दोष। तो अब इसके लिए पहले फिगर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अशुद्धि दोष के लिए आपको उदाहरण समझना है। जैसे कि मान लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये एक NaCl का क्रिस्टल दिया गया आपको इस प्रकार से। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये Na+, Cl-, Na+ और Cl-। इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपको इसकी संरचना दी गई है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, पहले क्रिस्टल बना लेंगे आप पूरा इस प्रकार से, Na+, Cl-, Na+, Cl-, यहाँ पर भी हो जाएगा Cl-, Na+, Cl- और Na+, इतना हुआ। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो सोडियम क्रिस्टल दिया गया है, जब इस सोडियम क्रिस्टल में हम लोग यहाँ पर स्ट्रांसियम क्लोराइड यानी कि SrCl2 इसकी अशुद्ध मिला देते हैं, या फिर कह सकते हैं SrCl2 जो है सूक्ष्म मात्रा में मिला देते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो SrCl2 है इसमें Sr जो है ये होता है 2+ और जो Cl होता है ये होता है माइनस। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपको ये दिया गया है यहाँ पर Sr2+, तो अब ध्यान दीजिए ये जो है ये Cl- के दो आयनों को संभाल सकता है, और यहाँ पर जो ये Cl- है ये Na+ के एक अणु द्वारा संभाला जाएगा यानी कि Na+ और Cl- इसके द्वारा संभाल लेगा, और Sr2+ है तो यहाँ पर ये क्लोरीन के जो है दो आयनों को संभाल लेता है। तो यहाँ पर होता क्या है, इसमें से जो सोडियम परमाणु यानी कि Na+ है इसके यहाँ से दो आयन जो है वो गायब हो जाएंगे, यानी कि Na+ के जो है दो आयन यहाँ से गायब हो जाएंगे यानी कि लुप्त हो जाएंगे। जब यहाँ से Na+ के दो आयन लुप्त हो जाएंगे तो यहाँ पर ये जो Sr2+ है ये इस स्थान को आके यहाँ पर ग्रहण कर लेगा, यानी कि इसकी जगह पर अब आ जाएगा Sr2+, क्योंकि ये दो क्लोरीन परमाणुओं को संभाल लेगा, इसलिए यहाँ से ये दो गायब हो गए और ये Sr2+ आ गया। तो ध्यान दीजिए, ये आया तो एक ही स्थान भरा, एक स्थान यहाँ पर रिक्त रह गया, और 2+ आयन यहाँ से गए थे और 2+ आयन आ गए, और ये ऐसा इसलिए करते हैं कि वैद्युत उदासीनता जो है बनी रहे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए Sr2+ हो गया और Na+ दोनों यहाँ से गायब हो गए। तो अब ध्यान दीजिए ये स्थान यहाँ पर रिक्त रह गया। तो अब ये यहाँ पर जो रिक्त संख्या रह गई, इसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है इसे हम लोग बोलते हैं
अशुद्धि दोष, तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखा गया है इसमें कि यह दोष किसी बाह्य आयन की उपस्थिति के कारण होता है। तो बाह्य आयन अभी आपको बताया गया था Sr2+, तो इसकी उपस्थिति के कारण जो है होता है। तो उदाहरण में वही लिखा गया है कि NaCl में SrCl2 की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर कुछ Sr2+ आयन जो है Na+ का स्थान ले लेते हैं, यानी कि Sr2+ आयन जो है वो सोडियम आयन का स्थान ले लेते हैं। अतः उत्पन्न रिक्तियों की संख्या SrCl2 की मात्रा के बराबर होती है। तो इससे हम लोग बोलते हैं अशुद्धि दोष।